Assalamu alaikum all of us. Today we have a topic about autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder एक चाइल्ड डिसऑर्डर है जिसको हम जो है वो चिल्ड्रंस में डायग्नोस करते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि टिपिकली डायग्नोस किया जाता है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ये एक फॉर्मल नेम है। ASD इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे मैनी पीपल स्टिल यूज़ करते हैं एज अ टर्म एज ASD। इसमें सेवरल कंडीशंस होती है विद इन द स्पेक्ट्रम, जिसमें ASD के चेंजेस होते हैं कि द वे योर चाइल्ड इंटरेक्ट विद द एंड कम्युनिकेशंस, उसकी इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशंस कैसी हैं। देयर आर नो क्योर फॉर ऑटिज्म बट द सिम्टम्स मे लेसर ओवर टाइम के वक्त के साथ साथ हम इसके सिम्टम्स को कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई अप्रोप्रिएट जो है वो क्योर नहीं है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है वो बच्चों में पाया जाता है। व्हाट इज़ द ऑटिज्म नाउ कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कॉज होती हैं, जिसको डिफरेंसेस होते हैं इन योर चाइल्ड ब्रेन के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसको डिसेबिलिटी को जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके जो है वो मैनी पीपल्स लोगों के जो बच्चे हैं उनके ब्रेन में जो बिहेवियर का सिस्टम, इंटरेक्शन का सिस्टम, लर्न जो है करने का सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर डिफरेंट जो है वो ट्रबल होती है कि वो सोशल इंटरेक्शंस नहीं बना पाते, वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते, ना तो वो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशंस में उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स शो होते हैं। फिर इसके जो आ जाते हैं ऑटिज्म डेफिनेशन। ऑटिज्म यानी कि डिफ़िकल्टीज इंटरेक्टिंग विद द अदर पीपल, डिफरेंस इन हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर्स। ठीक है, फर्स्ट ये है। फिर इसमें ट्रबल यूजिंग अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस लाइक आई कांटेक्ट, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस। ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, इनके जेस्चर्स, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत डिफरेंट होते हैं। डिलेड होता है इनके बात करने में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत डिले होता है, या बिल्कुल ही नहीं बोलते, या बोलते हैं तो इस तरह की कम्युनिकेशन बबल कम्युनिकेशन होती है जिसकी कोई जल्दी से समझ नहीं आती। फिर इसमें ट्रबल फॉर्मिंग अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम्स होती है। रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर होते हैं, यानी कि अगर तो वो अपने हाथों को हिलाई जाएंगे तो फिर वो घंटा अपने हाथों को हिलाई जाएंगे। बॉडी रॉकिंग, रिपीटेटिव स्पीच, और प्ले किसी चीज़ की जिद कर लेंगे तो फिर बार बार उसी चीज़ को दोहराएंगे। और फिर इंटेंस एंड शेमनेस इन्वायरमेंट रूटीन। फिर इसकी जो है इंटेंस यूजुअल इंटरेस्ट नहीं पैदा करते चीज़ों के अंदर, जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए फिर सारा टाइम उसी के अंदर लगे रहेंगे। फिर सेंसरी अवर्जन्स हैं जिसमें डिसलाइक लाउड नॉइस नहीं पसंद होती, इन्हें सेंसरी सीकिंग बिहेवियर नहीं पसंद होता, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, अट्रैक्शन करना पसंद नहीं होता। फिर इसमें जो सिम्टम्स और कॉजेज़ आते हैं, इसके साइंस और सिम्टम्स में डिफ़िकल्टी आती है सोशल इंटरेक्शन में, यानी कि जो चाइल्ड है वो डजेंट लुक व्हेन यूर दे कॉल, देयर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इनकन्सिस्टेंटली आपकी बात नहीं समझते। फिर ये बेबीज़ जो हैं वो डजेंट स्माइल नहीं करते वाइडली, ये जॉयफुल एक्सप्रेशंस नहीं होते, इनके 6 मंथ तक ये कोई एक्सप्रेशंस शो नहीं करवा रहे। जैसे कि अब नॉर्मल बच्चा जो है वो 6 मंथ तक आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है फेस से आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, ये तमाम तर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ फिर जो है वो ये स्माइलिंग इंगेज नहीं होते, साउंड्स नहीं बनाते, फेसेस नहीं बनाते एट द एज ऑफ 9 मंथ तक। फिर उसके अंदर जो है इनके बबल्स इश्यूज़ हो जाते हैं 12 मंथ्स तक। फिर उसके बाद जो है वो इनके जेस्चर्स, रीचिंग इश्यूज़। 12 मंथ तक ये बच्चे जो हैं वो वेविंग करना स्टार्ट नहीं होते। इनके अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो होते हैं ना वो बहुत स्लो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनको जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते किसी भी अंदाज में। ये नॉर्मल बच्चों से बहुत डिफरेंट होते हैं। ये बेबीज़ जो हैं वो डजंट प्ले एनी बैक फोर्थ गेम्स, पिकाबू लाइक ये गेम्स जो है नॉर्मल बच्चे खेलते हैं 12 मंथ की एज तक। फिर टोडलर एज में भी आकर 16 मंथ की एज में आकर ये कोई वर्ड नहीं बोलना स्टार्ट करते, डजेंट से एनी वर्ड। फिर ये टोडलर डजेंट स्पीक मीनिंगफुली 2 वर्ड्स फ्रेजेस, जो है एट द एज ऑफ 24 तक ये जो बच्चे हैं कुछ वर्ड्स को है मीनिंगफुली नहीं बोल रहे होते। एनी लॉस ऑफ स्पीच, बबलिंग एंड सोशल स्किल्स, ये तमाम तर चीज़ें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों में होती है। साइंस ऑफ ऑटिज्म इंक्लूड स्पेसिफिक बिहेवियर रिस्ट्रिक्टेड बाय रिपीटेटिव बिहेवियर। अब इसके अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है कि ये चाइल्ड जो है वो टॉयज़ के साथ प्ले करते हैं तो एक ही टॉयज़ को पसंद कर लेंगे और उसी के साथ सारा टाइम खेलते रहेंगे। फिर इनकी जो है वो चाइल्ड फॉलो करते हैं रूटीन को, एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं इनके स्मॉल चेंजेस रूटीन में, यानी कि अगर इनकी रूटीन चल रहा है तो ये बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। फिर इनका जो है ऑब्सेसिव बिहेवियर बहुत होता है यूजुअली चीज़ों के साथ, इंटरेक्शंस के साथ।
फिर इन बच्चों में जो है वो क्लोथ्स की लाइक्स डिसलाइक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कपड़े भी अपनी पसंद के पहनना पसंद करते हैं, जिसको पसंद कर लें उसको बार बार पहनना पसंद करेंगे। लाउड नॉइज़ से इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। सेंसरी सीकिंग बिहेवियर जो है वो इनका लुकिंग आउट होता है, कॉर्नर होता है। ये आई ऑब्जेक्ट्स, पीरिंग, स्निफिंग, लिकिंग ऑब्जेक्ट्स, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो सेंसर कर लेते हैं अपने माइंड में, और चीज़ों को अपने तरीके से देखना, अपने तरीके से सोचना, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर होता है इनका, जो ये शो करवाते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। फिर इसके बाद आता है इसके कॉजेज़। हैविंग एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर हु ऑटिस्टिक, तो फिर सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशन, फ्रेजाइल सिंड्रोम, अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये कॉजेज़ हो सकते हैं किसी भी बच्चे के अंदर ऑटिज़म होने के। लॉस बर्थ वेट, लो बर्थ वेट, या जो है वो मैटरनल हिस्ट्री में किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो, या किसी पेरेंट में किसी को फ्रेजाइल सिंड्रोम हो, या जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या जेनेटिक म्यूटेशन का प्रॉब्लम हो, या फैमिली में कोई, या जेंडर जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स में जो है वो कोई ऑटिस्टिक का चाइल्ड हो, तो उसकी वजह से ऑटिस्टिक की वजह उस चीज़ की है सिम्टम्स है, क्योंकि जैसे विरासत होती है, जेनेटिक्स आते हैं, तो इस वजह से भी ऑटिस्टिक हो सकता है। फिर इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं? सबसे पहले फीडिंग इशू आता है, फिर पुअर स्लीप आ जाती है, फिर गैस्ट्रोजेनियल इश्यूज आ जाते हैं, एपिलेप्सी भी हो सकती है इन बच्चों को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी मिल जाते हैं इसके अंदर। ये तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ओसीडी तो इनको होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी चीज़ों के साथ, अपने रूटीन के साथ। तो ये तमाम तर जो है वो अदर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो किसी भी ऑटिस्टिक चाइल्ड के अंदर हो सकते हैं। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। वैसे तो इसकी कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो है वो थेरेपी रिकमेंडेशंस की जाती हैं, जिसमें बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियरल एनालिसिस, स्पीच थेरेपी, सेंसरी इंटरेक्शन थेरेपी और मेडिकेशन का यूज़ करके जो है वो बच्चों के बिहेवियरल सिम्टम्स को चेंज करके, उनको टेक्निक्स सिखा के, स्किल्स सिखा कर उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो लाया जा सकता है, जिसमें वक्त लगता है, लेकिन बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ कुछ हद तक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्पीच थेरेपी और सेंसरी इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा रोल अच्छा प्ले करती है। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।